नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आज आप लोगों के लिए लाया हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित इग्नाइटेड माइंड्स तेजस्वी मन का हिंदी ऑडियो। तो आइए सुनते हैं इसका 7वां भाग, ताकतों को एकजुट करना। अपने अनुभवों से हमें पता है कि जहाँ कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था कुशल होती है, शिक्षा का स्तर ऊंचा और विकास कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, वहाँ प्रगति की रफ्तार तेज होती है। मेरे लिए विकास दरअसल सुरक्षा को केंद्र मानने वाली प्रक्रिया है। गरीबी सी रोटी, कपड़ा, मकान की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत 2020 पुस्तक में हमने 5 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें एकीकृत कार्यप्रणाली को लेकर भारत के पास बुनियादी योग्यता मौजूद है। इनमें से पहला क्षेत्र है कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण, जहां हमें 36 करोड़ टन खाद्यान्न और कृषि उत्पाद का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। कृषि और कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन से ग्रामीण जनता में खुशहाली आएगी तथा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार भी बढ़ेगी। दूसरा क्षेत्र है बिजली। देश भर में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। तीसरा क्षेत्र है शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा का। हम जान चुके हैं कि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मसलन उच्च साक्षरता दर और स्वास्थ्य रक्षा की बेहतर सुविधाओं के चलते केरल में जनसंख्या दर में कमी आई है और राज्य में जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। इसी प्रकार तमिलनाडु में भी जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है, जो इन कारकों का ही परिणाम है। आंध्र प्रदेश में हुए अध्ययन में भी इसी प्रवृत्ति की झलक दिखाई पड़ती है। इस प्रवृत्ति को बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक जनसंख्या दर वाले राज्यों में दोहराए जाने की जरूरत है। चौथा क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी का है। इसमें हमारी खासी योग्यता है और यह शिक्षा का प्रसार करने तथा धन पैदा करने के साथ साथ पिछड़े इलाकों में भी बदलाव लाने की ताकत रखता है। पांचवा क्षेत्र सामरिक महत्व का है। सौभाग्यवश इस क्षेत्र में परमाणु, अंतरिक्ष तथा रक्षा प्रौद्योगिकी में पर्याप्त प्रगति हुई है। इन पांचों क्षेत्रों की गतिविधियों को यदि एकीकृत कर दिया जाए तो खाद्यान्न, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। स्वप्न को साकार बनाने के लिए अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संपूर्ण समुदाय के साथ साथ सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल का होना बेहद जरूरी है। सफलता की कुंजी आपस में जुड़े रहने में ही है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा में विकास से छोटे परिवारों और कुशल कार्यबल का लाभ मिलेगा। रोजगार प्राप्त करने और सामाजिक विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रसंस्करण समेत कृषि क्षेत्र में सुधार से खाद्यान्न सुरक्षा, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता तथा तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास से आर्थिक विकास में तेजी आने के साथ साथ अन्य विकास गतिविधियां भी बढ़ेंगी। विद्युत शक्ति सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराती है। सामरिक क्षेत्र का उद्योग पर विकास बनाए रखने तथा प्रौद्योगिकी ताकत पर सीधा असर पड़ता है। संतुलित विकास की दृष्टि से पांचों क्षेत्रों का महत्व है। इनके संयुक्त प्रभाव से सकल घरेलू उत्पाद अपने मौजूदा दर 6% से बढ़कर 10% हो जाएगी तथा फिलहाल गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 30 से 40 करोड़ लोगों के जीवन में काफ़ी सुधार होगा। मैंने 3 क्षेत्रों कृषि, उच्च शिक्षा तथा ग्रामीण संपर्क के लिए टाइफैक के दलों के साथ काम किया है। ऐसा करते हुए मैंने चीनी, राख तथा उर्वरकों के क्षेत्र में अपने पुराने अभियानों के अनुभवों का भरपूर लाभ उठाया। प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी प्रोफेसर SK सिन्हा के साथ टाइफैक ने मध्य बिहार तथा पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने की परियोजनाएं शुरू की। सन 1998 के खरीफ के मौसम के दौरान वहां एक क्षेत्र के 6 तथा दूसरे के 9 गांवों को चुना गया। कार्यप्रणाली के अंतर्गत भूमि विश्लेषण, बीजों का चुनाव, बिजाई मौसम, उर्वरक चुनाव तथा किसानों का प्रशिक्षण शामिल किया गया। वैज्ञानिक तथा किसानों के इस सघन प्रयास से धान की पैदावार प्रति हेक्टेयर 2.5 टन से बढ़कर 5 टन प्रति हेक्टेयर हो गई।
जब YS राजन के साथ मैंने कुछ एक उन गांवों का दौरा किया जहां यह प्रणाली लागू है, तो हमने किसानों को नए मुद्दों जैसे तेज फसल कटाई के उपकरणों, भंडारण सुविधाओं, मार्केटिंग तथा बैंकिंग प्रणाली वगैरह में रुचि लेते देखा। यह देखकर साफ हो गया कि विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों का छोटा सा दल भी कठिन इलाकों में समय और धन की बचत की दृष्टि से आश्चर्यजनक परिणाम दिखा सकता है। नई ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए शिक्षा को प्रासंगिक तथा उत्कृष्ट बनाना भी इन दिनों जारी है। इस अभियान का उद्देश्य 80 से 100 ऐसे केंद्र स्थापित करना है जिनमें एक समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू हों और जो उत्कृष्टता के प्रति संकल्पबद्धता रखते हों। इस प्रयास में वे शिक्षकों तथा शोध कार्यों की आवश्यकता अनुसार अदला बदली भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में पटियाला, डिब्रूगढ़, मुंबई, तंजावुर तथा सूरत में कृषि और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, उन्नत कंप्यूटिंग तथा सूचना प्रसंस्करण, पेट्रोलियम रिजर्वायर इंजीनियरिंग, औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण इंजीनियरिंग और हर्बल दवाओं के क्षेत्रों में सेंटर ऑफ डेलीवेंस एंड एक्सीलेंस यानी कोर स्थापित किए गए हैं। रीच कार्यक्रम से प्राप्त हमारे अनुभव बताते हैं कि उद्योग जगत भी अपनी दिलचस्पी के विशिष्ट क्षेत्रों में भागीदारी करने के इच्छुक हैं और वे कोर की स्थापना पर होने वाले खर्च का 50% वहन करने को भी तैयार हैं। इसके बदले में उन्हें कुशल मानव शक्ति तथा अनुसंधान के नतीजों तक पहुंच का लाभ मिलेगा। प्रौद्योगिकी विकास तथा शिक्षा के क्षेत्रों में भागीदारी के लिए उद्योग जगत के इच्छुक होने से हमारे विश्वास को काफ़ी हद तक सहारा मिला है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में कार्यरत सलाहकार डॉक्टर MS विजय राघवन को एकीकृत ज्ञानोपार्जन प्रणाली के नेता के रूप में स्थापित होते हुए देखना बड़ा संतोषजनक है। उन्होंने उद्योग जगत को ज्ञानोपार्जन कार्यक्रमों के प्रति संकल्पबद्ध बनाने में योगदान दिया। एक अन्य उदाहरण ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का है, जो IIT मद्रास के पूर्व निदेशक प्रोफेसर PV इंद्रसेन के नेतृत्व में तैयार किया गया। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन जारी है और इससे यह साबित होता है कि वहाँ अधिक अवसर उपलब्ध हैं। इस प्रवाह को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किया जाए और वहाँ जीवन को शहरी क्षेत्रों के जीवन के समान बनाया जाए। जब यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सुविधाएं भी बढ़ेंगी, जैसा कि प्रोफेसर इंद्रसेन द्वारा तैयार पूरा मॉडल में उल्लिखित है, तो ग्रामीण विकास प्रवास की इस प्रक्रिया को रोकने में कामयाब हो सकेगा। बेशक वह इस प्रवृत्ति को उलट नहीं पाए। यदि हम विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने पर ध्यान देंगे, तो वर्तमान में ही ऐसी कई तरह की प्रौद्योगिकी मौजूद हैं जो ऐसा संभव बना सकती हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरा के लिए हमने 4 तरह के गतिशील जुड़ाव की अवधारणा शुरू की है। ये हैं भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थशास्त्र तथा ज्ञान के क्षेत्र में संपर्क। एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित टेलीमेडिसिन यानी दूर चिकित्सा की है। पिछले वर्ष मई में मैं हैदराबाद में डॉक्टर सोमराजू के केयर अस्पताल गया। उस पूरे अस्पताल को दूर चिकित्सा के परीक्षण के लिए तैयार किया गया था तथा उसके सभा कक्ष में डॉक्टरों, संचार इंजीनियरों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों तथा सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की भीड़ लगी थी। मरीजों का परीक्षण तथा उन्हें सलाह देने का काम दूर चिकित्सा पद्धति से होना था। हृदय की जांच के लिए मरीजों की इकोकार्डियोग्राफी तथा अन्य जांचें करनी थीं। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में नई बात यह थी कि मरीज दूर दराज के स्थानों में थे, जबकि उनका निदान हैदराबाद में किया जाना था। डॉक्टरों तथा मरीजों के बीच उपग्रह से संपर्क कायम किया गया था। ECG और अल्ट्रासाउंड डाटा तथा अन्य चिकित्सीय सूचनाओं का वास्तविक समय में ही आदान प्रदान किया गया। मैंने मरीजों के हृदय तथा लीवर के कामकाज की रिपोर्ट को दूर के अस्पतालों से आते हुए देखा, जिन पर विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे थे। इस प्रणाली से उन स्थानों के लिए उम्मीद बंधी है जहां बड़े शहरों की तरह चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दूर चिकित्सा पद्धति
उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय अस्पतालों, जिला अस्पतालों और राज्यों की राजधानियों में स्थित विशिष्टता प्राप्त अस्पतालों तक को उपलब्ध करा सकती है। मेरे लिए वह अद्भुत नज़ारा था जब इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान मिलकर उपग्रह संचार में हुई प्रगति तथा डाटा संप्रेषण के जरिए दूरियों की परवाह किए बगैर मरीज का इलाज कर रहे थे। सन 1990 में अपने एक मित्र के आग्रह पर मैं अपनी आँखों की जांच तथा इलाज कराने के लिए मदुरई के अरविंद नेत्र अस्पताल गया। वहां पहुंचने पर मैंने मरीजों को लाइन में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार करते देखा। लाइन बेशक लंबी थी, लेकिन मरीज तेजी से आगे बढ़ रहे थे और आधे घंटे के भीतर ही डॉक्टर जी नचियार ने मेरी भी आंखों की जांच कर ली थी और इलाज के बारे में बता दिया था। इसके बाद मैं अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे जमा कराने गया, लेकिन काउंटर पर मुझे कुछ परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि वहां तैनात लड़की ने मुझसे भुगतान का चेक स्वीकार करने से मना कर दिया था और नगद मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं लौटकर डॉक्टर नचियार के पास गया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। उन्होंने मेरी स्थिति पर गौर किया और फिर वह मुझे दाखिल करने के लिए राजी हो गई। इलाज के बाद कुछ ही दिनों में मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि डॉक्टर नचियार का मुझे पत्र मिला, जिसमें उन्होंने मुझे नहीं पहचानने के लिए खेद प्रकट किया। उन्हें मेरी पहचान का तब पता चला जब मेरे सुरक्षाकर्मी ने अस्पताल से मुझे छुट्टी मिलने के बाद वह मेरे बारे में पूछताछ की। मैं इस घटना के बाद भी कई बार उस अस्पताल में गया हूँ। डॉक्टर नचियार के भाई डॉक्टर जी वेंकट स्वामी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं जब भी मदुरई जाता हूँ तो उनसे ज़रूर मिलता हूँ। डॉक्टर वेंकट स्वामी तथा कार्य के प्रति उनकी लगन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अरविंद नेत्र अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में सन 2001 में 13 लाख मरीज आए थे। अस्पताल ने 1,90,000 ऑपरेशन किए तथा 1,500 नेत्र जांच शिविर लगाए। इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि डॉक्टर वेंकट स्वामी की कड़ी मेहनत के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रशंसा की है। इस अस्पताल में हार्वर्ड तथा जॉन हॉपकिंस समेत कई प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। डॉक्टर वेंकट स्वामी एक अनुभवी शल्य चिकित्सक हैं। हालांकि उनकी खुद की स्थिति ऐसी है कि कोई और होता तो उसे विकलांगता मानकर शायद हार मान लेता। जब वे मेडिकल स्कूल में थे तभी गठिया रोग से प्रभावित होने के कारण उनकी उंगलियां मुड़ गईं और सख्त हो गईं। एक दिन बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे यह किस्सा सुनाया। हुआ यूँ कि दिल्ली के एक उद्योगपति ने डॉक्टर वेंकट स्वामी से कहा, मैं एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ और मैं आपके अस्पताल से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। क्या आप मेरे साथ दिल्ली आकर अस्पताल स्थापित करवाएंगे? डॉक्टर वेंकट स्वामी ने पूछा, आपको वास्तव में क्या चाहिए? आपके पास दौलत है, इसलिए दिल्ली जैसी जगह में अस्पताल खोलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर आप क्यों नहीं ऐसा कर लेते? इस पर उद्योगपति ने जवाब दिया, दरअसल मैं अपने अस्पताल में अरविंद संस्कृति चाहता हूँ। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, उन्हें पैसों से ज़्यादा लोगों की परवाह है। यहाँ की हवा में एक खास तरह की सहानुभूति बसती है। अस्पताल में मुझे भी यही अनुभव हुआ। अरविंद संस्कृति ने जो राह हमें दिखाई है, हमें उस पर ही चलना है। जीवन को बदलकर उसे सही कार्य का शक्तिशाली उपकरण बना डालना। विकसित भारत के सपने को तभी साकार किया जा सकता है जब हमें यह एहसास हो जाएगा कि धन उपजाना और धन की सुरक्षा दरअसल एक ही सिक्के दो पहलू हैं। किसी राष्ट्र की दौलत उसके लोगों के पसीने और कड़ी मेहनत का प्रतीक होती है। विकसित देश का एक अन्य पहलू उसके उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना है। इसके तहत न सिर्फ घरेलू बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरत है, बल्कि बाहरी बड़े बाजारों को भी अपना लक्ष्य बनाना होगा। इसलिए जीडीपी में इसका योगदान काफ़ी बड़ा है। भारत के लिए भी विकास की यही पूर्व शर्त है। भारतीय उद्योग जगत को भी इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मकता
तथा नए नए उपाय तलाशने की ज़रूरत है ताकि हमारी अपनी खुद की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों। सभी को साक्षर बनाना तथा शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना किसी भी राष्ट्र के लिए सही मायने में विकसित बनने की बुनियादी ज़रूरत है। शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी ऐसे लोगों का विशाल आधार तैयार करने में मदद साबित होगी जो किसी भी देश के लिए अमूल्य संसाधन होते हैं। वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली में काफ़ी हद तक असमानता है। हालांकि कई लोग उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन स्तरीय उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने वाले संस्थान काफ़ी कम हैं। इससे स्तरीय मानव जाति की मांग और आपूर्ति को लेकर काफ़ी असमानता पैदा हो जाती है, जो नए उभरते क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण इंजीनियरिंग और निर्माण प्रौद्योगिकी में साफ दिखाई देती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा को भी उद्योग तथा समाज के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने की ज़रूरत है। फिलहाल यह पहलू अपर्याप्त है। एक समाधान यह हो सकता है कि उन संस्थानों को पाला पोसा जाए जो उद्योग तथा समाज के लिए प्रासंगिक चुनिंदा विषयों में विशेषज्ञता रखते हैं। कुछ वे संस्थान जो इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, वे नए संस्थानों के लिए आदर्श बन सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस समाधान को अभियान की तरह लिया जाए। अभियान के लक्ष्य ही सबसे अहम होने चाहिए, बाकी सब गौड़। वांछित स्तर तक विकास के लिए उद्योग जगत को अग्रिम तथा पृष्ठगामी संपर्क सूत्रों के महत्व को पहचानना भी जरूरी है। वैचारिक स्रोतों, तकनीकी सलाहकार सेवाओं तथा इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं और उपभोक्ताओं को अग्रिम संपर्क कड़ी कहा जाता है, जबकि विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने वाले संस्थान पृष्ठगामी कड़ियाँ कहे जाएंगे। इस पृष्ठगामी कड़ी के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा में निवेश काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कड़ी ही भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमें कम से कम 20 और IIT तथा नए चिकित्सा संस्थान खोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, और जब तक इन संस्थानों में उत्कृष्टता सुनिश्चित की जाती रहे, तब तक इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें भारतीय समूह प्रायोजित कर रहे हैं अथवा विदेशी। पॉन ग्रुप के मेरे दोस्तों द्वारा मिले मेरे तैयार वेबसाइट का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2000 को इन्फोसिस के अध्यक्ष श्री NR नारायण मूर्ति ने IIC के प्रोफेसर N बालकृष्णन की उपस्थिति में किया। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे इस वेबसाइट पर कुछ सवाल पूछने के लिए कहा। मैंने 3 सवाल पूछे। पहला, भारत पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से एक विकासशील देश रहा है। आप युवा लड़का या लड़की होने के नाते इसे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या करेंगे? दूसरा सवाल था, मैं भारत का गीत कब गा सकता हूँ? तथा तीसरा प्रश्न था, विभिन्न क्षेत्रों में सामर्थ्य होने के बावजूद हम किसी भी विदेशी वस्तु को यूँ पसंद करते हैं जबकि दूसरे देश की सफलताओं का राग अलापते रहते हैं। मेरी शर्त सिर्फ यही थी कि इन सवालों के जवाब 20 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की तरफ से आने चाहिए। देश विदेश से 100 से अधिक जवाब का सुझाव प्राप्त हुए। इनमें से 5 प्रासंगिक जवाबों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। चंडीगढ़ के एक युवक का जवाब था, मैं अध्यापक बनना चाहूँगा। यदि स्पष्ट कहूँ तो इंजीनियरिंग का प्रोफेसर, क्योंकि मैं अध्यापन के क्षेत्र में अच्छा हूँ और इस काम को पसंद भी करता हूँ, और मेरा मानना है कि देश की सेवा करने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम अध्यापक बने या फिर सैनिक। पांडिचेरी की एक लड़की ने लिखा था, एक अकेले फूल से हार नहीं बनता। मैं काम करूँगी उस हार के निर्माण के लिए, वह डोर बनाने का जो दिमागों को एक साथ पिरोएगा, क्योंकि भारत को विकसित देश बनाने के लिए आवश्यक इस पक्ष की ही उपेक्षा की गई है। गोवा के एक 20 वर्षीय युवक ने लिखा, जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन बिना रुके अपनी कक्षा में घूमता रहता है, उसी तरह आज के बाद से मैं भी देश के लिए निरंतर कार्य करता रहूँगा। मैंने जो दूसरा सवाल किया था उसके जवाब में अटलांटा से एक युवक ने लिखा, जब भारत किसी भी देश के खिलाफ यदि आवश्यक हुआ तो प्रतिबंध लगा पाने की स्थिति में होगा,
तब मैं उसके लिए गीत गाऊंगा। उस युवक का आशय यह था कि आर्थिक ताकत से ही संपन्नता आती है और राष्ट्र मजबूत बनता है। पांचवा जवाब कुछ ऐसा था जिसे जवाब देने वाले कुल युवाओं में से 30% ने दिया था। उनका कहना था, हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को अधिक पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है। जिस एक महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की जाती है वह यह है कि भारत में 35 साल से कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या 70 करोड़ है। ये 70 करोड़ ही देश को महान बनाने का जज्बा, रुझान और योग्यता रखते हैं। यह ताकत वास्तव में परिवर्तन के लिए आवश्यक एक बड़ी बात है। युवा मेधाओं को किस प्रकार प्रज्वलित किया जा सकता है? युवाओं को राष्ट्र निर्माण की चुनौती से कैसे जोड़ा जा सकता है? नए सिरे से जुटाई ताकत के साथ अपनाई गई समग्र परिकल्पना ही युवा शक्ति को इस कार्य के लिए प्रेरित करेगी। पारदर्शिता तथा मूल्यों के विषय का ख्याल आते ही मेरे दिमाग में गांधी जी की याद ताज़ा हो जाती है। मुझे दिल्ली में उनकी पोती श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी से भेंट का मौका मिला। उनसे मैंने पूछा, सुमित्रा जी, क्या आपको अपने दादाजी के जीवन की कोई खास घटना याद है? उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि हर रोज शाम को एक निश्चित समय पर महात्मा गांधी एक प्रार्थना सभा में भाग लिया करते थे। प्रार्थना के बाद हरिजनों तथा अन्य लोगों के कल्याण के लिए उपहार आदि इकट्ठे किए जाते थे। गांधी जी के भक्त समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिले इन उपहारों को प्राप्त करते थे और फिर गांधी जी के निर्देश पर कुछ लोग इनकी गिनती किया करते थे। जो भी राशि इस प्रकार प्राप्त होती थी उसके बारे में रात्रि भोजन से पहले गांधी जी को बताया जाता था। अगले दिन बैंक का आदमी आकर पैसे जमा कराने के लिए ले जाता था। एक दिन उस आदमी ने बताया कि उसे दी गई धनराशि में गांधी जी को पिछली रात बताई गई रकम के मुकाबले कुछ पैसों की कमी है। गांधी जी यह सुनकर इतने दुखी हुए कि वे यह कहकर उपवास पर बैठ गए कि यह गरीब का दान है और हमें इसे गंवाने का कोई हक नहीं है। यह घटना सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की मिसाल है। गांधी जी के इस देश में हम इस दृष्टि से सबसे खराब के दर्शन कर रहे हैं। हम सभी को, खासकर युवा पीढ़ी को, पारदर्शी भारत के निर्माण के लिए ठीक वैसा ही आंदोलन शुरू करना चाहिए जैसा कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी पाने के लिए किया था। पारदर्शिता वस्तुतः विकास की सबसे मुख्य शर्त है। हमने आज़ादी के बाद से अब तक की अपनी प्रगति की बात की है। हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, दूध उत्पादन में अग्रणी हैं और औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। लेकिन इसके बावजूद हम विकासशील राष्ट्र हैं, कुछ 100 देशों में से एक देश। दरअसल यह जानना जरूरी है कि प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से हम कहाँ खड़े हैं। किसी भी देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने की योग्यता। इस लिहाज से विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार की गई विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे, हांगकांग तीसरे, ताइवान चौथे, कनाडा 5वें, इंग्लैंड 8वें, फ्रांस 23वें, जर्मनी 25वें तथा भारत 59वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता का पैमाना क्या है? यह उद्योगों के प्रगामी होने, प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए अपेक्षित दबाव तथा सरकारी गैर विनिमय की संयुक्त स्थिति से आंका जाता है। जीडीपी के कुल आकार की दृष्टि से विश्व में हमारा 12वां स्थान है, जबकि प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से हम 75वें स्थान पर हैं। क्या यह स्थिति हमें स्वीकार्य होनी चाहिए, खासकर युवाओं को? मेरा मानना है कि जीडीपी तथा प्रतिस्पर्धात्मकता की दृष्टि से हमें चौथे या 5वें स्थान के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य सन 2020 तक ऐसा होना चाहिए तथा इसके बाद हमें और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमने कुछ उपायों तथा उपकरणों की चर्चा की है जो वांछित दर्जा प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। इसे इस प्रकार दोहराया जा सकता है कि एक ज्ञानवान समाज ही इस प्रकार की दृष्टि की बुनियाद है। मुझे खुशी है कि योजना आयोग ने ऐसे समाज के निर्माण के लिए खाका तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। हमें वहाँ की शुरुआत करनी है। हाल के कई नए राज्यों का गठन किया गया
और यहीं से शुरुआत की जा सकती है। इन राज्यों में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद इनका विकास बहुत कम हुआ है। हालांकि इन राज्यों के लोग कड़ी मेहनत करते हैं और पसीना बहाते हैं, फिर भी यहाँ गरीबी काफ़ी है। वह क्या है जो इस घिसे पिटे रास्ते को छोड़कर नए मार्ग पर बढ़ने से हमें रोकता है? सवाल यह नहीं कि कौन हमें आगे बढ़ने की इजाज़त देगा, बल्कि यह है कि कौन हमें रोकेगा।